Hello, dear friends. Advocate Ketki here. In day-to-day life, we are connected with several laws. Okay, friends, but we do not encounter them. जैसे हम डेली ये नहीं कहते कि दिस इज अ प्रोविजन अंडर आईपीसी, आप ये कर सकते हो, मतलब ये चीज अंडर एविडेंस है या सीआरपीसी है, तो हम एनकाउंटर नहीं करते। ये सारे लॉ से हम कनेक्टेड होते हैं, बट इवन दो वी कुडंट एनकाउंटर देम, बट डेली हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसको एनकाउंटर करते हैं। जैसे डे टू डे लाइफ में हम ये जरूर करते हैं, जैसे किसी को फोन करते हैं हम, किसी रेस्टोरेंट में कहते हैं कि हमें होम डिलीवरी चाहिए फूड आइटम्स की, या जो भी हमने फूड आइटम्स परचेस किए उनके हमें होम डिलीवरी चाहिए। या तो वी यूज्ड टू गो फॉर अ सर्विस, लाइक फॉर कुरियर सर्विस वी यूज्ड टू से कि हमें ये लगेज है, ये कुरियर करना है, राइट। या तो हम फोन करते हैं कस्टमर केयर में कि हमने 4G का रिचार्ज किया है बट नेट तो इतना स्लो है कि बस, राइट। या तो कभी कभी आप रेलवे टिकट्स भी बुक करते होंगे या अदर टिकट्स भी, जहां पे आपके पैसे कट जाते हैं, टिकट बुक नहीं होता, राइट। तो ये सारी चीजें हैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। यस, सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। So today we are going to study Indian Contract Act, which is Unit 13 of Legal Awareness Program. And in this today's session, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको समझा पाऊँ जनरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ओके, और आपकी पूरी डेफिनेशन जो है वो क्लियर कर पाऊँ। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसे हम डेली बेसिस पे कम्युनिकेट करते हैं। ओके, सो कंटेंट ऑफ आवर सेशंस आर इंट्रोडक्शन, relation between contract and agreement, examples, agreements that are not contract, okay, that examples also we are going to see, comparison between agreement and contracts, how agreement can become a contract, that we'll see. Next is examples of contract, and the last case law, one case law also we are going to study. We'll see introduction about our Indian Contract Act. So Indian Contract Act is made up in it is of 1872 year. Okay, so this law is related to contracts made in India. Okay, as this act, you can see the year is 1872. So this act is based on principle of English common law. So you can see lots of English case laws in this act. This is applicable for all the states of India, and it determines the circumstances in which the promise made by a parties to a contract and it shall be legally binding. तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बताता है कि पार्टीज कौन कौन से होने चाहिए फॉर अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, सर्कमस्टेंसेस क्या होने चाहिए, प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें किस वे में होनी चाहिए जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ओके, यस, एंड in section 2 of this Indian Contract Act, it defines that agreement contract कब बनते हैं, ओके, एंड कौन से एग्रीमेंट ऐसे है कि जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। ओके, सो नाउ विल सी, this is most important statements that all contracts are agreement but all agreements are not contract. ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं आपको दो स्टेटमेंट बताती हूँ, मैंने श्याम के साथ प्रॉपर्टी का एक अग्रीमेंट किया है, ओके, एंड सेकेंड स्टेटमेंट, आई हैव मेड वन कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट विथ श्याम। ठीक है, अब दोनों भी स्टेटमेंट आपको सिमिलर लगेंगे। हाँ, प्रॉपर्टी का अग्रीमेंट किया है, प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट आर दो सिमिलर टर्म्स है, ये तो सिनोनिम्स है। बट माय डियर फ्रेंड्स, नो, अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट आर डिफरेंट टर्म्स। ओके, इनमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। नाउ विल सी हाउ इट डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो अगर मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे पास फोन है एंड मुझे वो सेल करना है फॉर 15,000 रुपीज, तो ये मेरा प्रपोजल है कि मेरा जो फोन है वो मुझे 15,000 रुपीज में सेल करना है, दैट इज अ प्रपोजल। ओके,
एंड अगर मुझे कोई 15,000 रुपीज देता है तो आई प्रॉमिस कि मैं मुझे मेरा फोन में उसे दे दूंगी. सो दैट इज अ प्रॉमिस. अगर श्याम है वो अग्री करता है कि यस आई एम इंटरेस्टेड एंड आई विल बाय योर फोन फॉर 15,000 रुपीज, तो ये कंसिडरेशन होगा. क्या कंसिडरेशन होगा? कि मुझे 15,000 रुपीज मिलेंगे और शाम को मोबाइल फोन मिलेगा. ठीक है, तो ये हो गया अग्रीमेंट. मैंने प्रपोजल दिया, शाम ने एक्सेप्टेंस किया और कंसिडरेशन है हमारे बीच में 15,000 रुपीज एंड मोबाइल फोन का, तो ये हो गया अग्रीमेंट. अब अगर मैंने शाम से 15,000 रुपीज ले लिए बट फोन दिया ही नहीं, तो क्या शाम केस कर सकता है कोर्ट में? यस, कर सकता है. अगर मैंने शाम को फोन दे दिया बट शाम ने मुझे 15,000 रुपीज दिए ही नहीं, तो क्या मैं कोर्ट में केस कर सकती हूँ अगेंस्ट शाम? या तो मेरा फोन मुझे रिटर्न करो या तो 15,000 रुपीज मुझे दे दो. तो यस आई कैन डू, बिकॉज दिस अग्रीमेंट इज लीगल, इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. और जब अग्रीमेंट लीगल होते हैं, जब ये एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट. तो तभी ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट. इसलिए एग्रीमेंट तो बहुत सारे होते हैं, तो सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि सारे अग्रीमेंट्स लीगल नहीं होते, राइट. बट जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे अग्रीमेंट होते हैं बिकॉज दोज आर एनफोर्सेबल बाय लॉ. अग्रीमेंट्स दोज आर एनफोर्सेबल बाय लॉ आर नोन एज कॉन्ट्रैक्ट. नाउ विल सी व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज अग्रीमेंट. तो सबसे पहले एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस forming the consideration for each other is known as agreement. For example, अगर मैंने मेरे छोटे भाई को प्रॉमिस किया है कि if you'll get 90+% in 12th standard, okay, I'll give you racing bike. Okay, तो ये हो गया agreement. Consideration भी है यहाँ पे, I'll give motorbike if he'll get 90+%. Right? What mean by contract? A contract is anything that is an agreement but enforceable by law. ऐसा अग्रीमेंट होना चाहिए कि जो एनफोर्सेबल बाय लॉ, लीगल होना चाहिए, हम जिसमें लॉ को फोर्स कर सकते हैं, देन दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट. अब सी, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन नोन एज अग्रीमेंट. तो मैंने मेरे भाई को बिफोर दैट वन मोर एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव यू फॉर कॉन्ट्रैक्ट. अगर मुझे वॉशिंग मशीन खरीदना है, मैं वॉशिंग मशीन के शॉप में जाऊंगी, आई बुक माई मशीन कि हाँ मुझे ये मशीन पसंद है, वॉशिंग मशीन, और मुझे ये खरीदना है. ऑलराइट, आई गेव 40,000 रुपीज जो भी उसकी प्राइस थी. सो दैट शॉपकीपर प्रॉमिस मी कि वो वॉशिंग मशीन डिलीवर करेगा. ठीक है, दो एग्जांपल्स आपको समझ में आए. एक तो मेरे भाई को प्रॉमिस किया व्हेन ही विल गेट 90% एंड अबाव आई विल गिव हिम मोटर बाइक. सेकेंड एग्जांपल, आई वेंट टू अ शॉप and I select one washing machine, I gave them 40,000 rupees and shopkeeper promised me that within 2 days he will deliver that washing machine to my house. Now promise plus consideration known as agreement. तो मेरे और मेरे भाई के बीच में agreement हुआ है, correct, that I promise him कि अगर वो 90+% लाता है I'll give him motorbike, that is agreement. but क्या ये legal है? देखो चलो, मेरे भाई ने 92%, he got 92% in 12th and he asked me where is my bike, give me. तो मैं बोलूंगी अरे नहीं, मैंने तो ये ऐसे ही कहा था, राइट, क्योंकि ये सोशल अग्रीमेंट है, यहाँ पे कहीं भी लीगल बाउंडेशन नहीं था. सो दैट्स व्हाई इट इज जस्ट अग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. बट एट द अदर हैंड जो मेरा दूसरा एग्जाम्पल था उसमें अग्रीमेंट एनफोर्सिबिलिटी होगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. जैसे मैंने अग्रीमेंट किया विद दैट शॉपकीपर, आई गेव हिम 40,000 रुपीज, ही प्रॉमिस मी दैट ही विल डिलीवर वॉशिंग मशीन टू माई हाउस, तो ये एनफोर्सिबल बाय लॉ है. अगर मैंने उसको 40,000 दिए हैं और उसने डिलीवरी की ही नहीं वॉशिंग मशीन की, तो मैं क्या कहूंगी, या तो रिटर्न माई 40,000 रुपीज, otherwise deliver that machine to my house, right? So it is enforceable by law, so it is known as contract. So you understand the difference between contract and agreement. The difference is of legality, difference is enforcement of law. जहां पे law enforce होता है, that agreement only we can say as contract. Okay, next, now we'll see
के some examples where agreements are not contract. तो ऐसे कौन से examples है? See, the object of agreement makes it an illegal. अगर object illegal है तो that agreement will not tend to a contract. If object of agreement is impossible to perform, in that case also that agreement will not amount to a contract. If the promise was made with the intention to fulfill, okay, not to made with the intention of fulfill. अगर बस agreement किया है, promise किया है, but intention ही नहीं है fulfill करने का, then also those contract will not say as a agreement, will not say as a contract. An agreement made out of friendship and has no consideration, अगर वहां पे consideration है ही नहीं, then also those agreements we cannot say as a contract. For example, for illegal one, I'll give you one example where object of that contract is illegal. Okay, जैसे गब्बर ने कहा सांबा से to kill Jay and Viru. Okay, Gabbar asked Samba to kill Jay and Viru, and Samba agreed. This is an agreement, but is this a contract? No, this is not a contract because the object of this agreement is illegal, right? That's why it's not a contract. Let's move to the second example. The object of agreement is impossible to perform. Now, if Rajesh promises his wife Chitra that he will bring for her stars and the moon, okay, and Chitra agrees, but this is an agreement which is impossible to perform, right? कोई perform कर सकता है? नहीं कर सकता. So this agreement is impossible to perform. That's why it's just an agreement, not a contract. You cannot say for this as a contract. So Chitra cannot sue राजेश that उसने मुझे चांद तारे लाके ही नहीं दिए, उसने तो बोला था, तो ये नहीं हो सकता because this is impossible to perform. Next is promise was not made with the intention to fulfill. जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था मेरे यंगर ब्रदर को कि you study hard and got 90+%, so I'll give you bike. So that is not made with the intention to fulfill, right? So that is not a contract, it's just an agreement. Last example, agreement is made out of friendship and no consideration. When there is no consideration and just only for friendship, अगर ऐसे कोई agreement होते हैं, so that agreement not amount to a contract. That is just your agreement. For example, I offer my pen to my friend Neelam and she accept it, but here no consideration. So this is just an agreement, just an agreement, no contract. Okay, those all are the examples of agreement that are not contract. Okay, so the next is we'll see basic comparison between agreement and contract. So what mean by agreement? Agreement means any proposal, okay, and acceptance by two parties. But in contract, when agreement become enforceable by law, then only that agreement is known as contract. Essential elements for agreement is offer and acceptance. जैसे मैंने ऑफर की शाम को, ठीक है, कि मेरा फोन है 15,000 रुपीज के लिए मुझे देना है, he accepted, it is an agreement. कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब अग्रीमेंट एनफोर्स भी होता है, वो अग्रीमेंट जब एनफोर्स होता है बाय लॉ, तभी उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है. जैसे सांबा अग्रीड, अगर गब्बर ने कहा कि जय वीरू को मार दो, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट हुआ, बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ बिकॉज दैट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. ओके, नेक्स्ट, वेदर इट इज नेसेसरी टू बी इन राइटिंग. सो अग्रीमेंट नॉट नेसेसरी, बट कॉन्ट्रैक्ट usually written and registered also. Okay, so what is the legal obligation? Under this agreement, no legal obligation, but under contract there are legal obligation by both the parties. जो भी parties involved है, दोनों पे legal obligations होंगे. And if you talk about scope, agreement का scope wide है, बहुत ज्यादा wide है, आप कुछ भी agreement कर सकते हो.
बट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में नैरो स्कोप है, बिकॉज वो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, तभी दैट एग्रीमेंट यू कैन से एज अ कॉन्ट्रैक्ट. बट एग्रीमेंट तो यू कैन डू वट एवर, लाइक फॉर चांद तारे तोड़ लाऊंगा, एनी एग्रीमेंट यू कैन डू. ओके, नेक्स्ट, हाउ अग्रीमेंट कैन बिकेम अ कॉन्ट्रैक्ट. अब तक देख लिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट, अग्रीमेंट इज डिफरेंट, इट हैज डिफरेंसेस के अग्रीमेंट बस अग्रीमेंट है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, बट व्हेन इट विल बी एनफोर्सेबल बाय लॉ देन ओनली वी कैन से इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. सो कब होगा, ओके, एनफोर्सेबल बाय लॉ कब होगा अग्रीमेंट. सो विल सी, अगर इफ देर इज अ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू लीगल ऑब्लिगेशन, ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, competent parties एंड फ्री कंसेंट. अगर ये सारे एलिमेंट्स है आपके अग्रीमेंट में, देन योर एग्रीमेंट कैन बिकेम अ कॉन्ट्रैक्ट. जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये लीगल होनी चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बोथ. इंटेंशन टू लीगल ऑब्लिगेशन, कुछ भी इलीगल नहीं होना चाहिए इसमें. जैसे अगर मैं घर जा रही हूँ ऑफिस से और मैंने डोमिनोज में फोन किया है कि आई वांट पिज्जा डिलीवर एट होम, ठीक है, एंड आई रीच्ड होम, आई उनको मैंने पेमेंट कर दिया अगेंस्ट दैट पिज्जा, बट व्हाट हैपेंड, देयर आर सम प्रॉब्लम, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई एंड डोमिनोज कैन नॉट, डोमिनोज नॉट एबल टू डिलीवर दैट पिज्जा नाउ. सो क्या हो सकता है, यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन है, तो डोमिनोज या तो मुझे पिज्जा डिलीवर करे या तो मेरे पैसे रिटर्न करवाए, राइट. सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मैं घर जा रही हूँ और घर जाते वक्त आई आस्क माई मदर टू प्रिपेयर अ पानी पूरी, ठीक है, मुझे पानी पूरी खाने का मन है, मुझे पानी पूरी बनाओ. और घर जाके मैंने देखा जस्ट रोटी एंड सब्जी वही है, रेगुलर फूड, तो यहाँ पे मैं सू नहीं कर सकती हूँ, राइट, बिकॉज यहाँ पे कोई भी लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है. बट फर्स्ट एग्जाम्पल में लीगल ऑब्लिगेशंस है. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन. यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए. अगर मैं मेरे फ्रेंड से कहती हूँ कि मैं पेपर लीक कर रही हूँ आपके टीवाई का, ठीक है, और ईच पेपर आई वॉन्ट 10,000 रुपीज, तो ये अग्रीमेंट तो हो गया, मैं उसको पेपर दूंगी, वो मुझे 10,000 रुपीज देगा, बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा बिकॉज ऑब्जेक्ट इज इलीगल, राइट. अगर मैंने उसको पेपर दे दिया और उसने 10,000 रुपीज दिए ही नहीं, तो मैं कोर्ट नहीं जा सकती हूँ, बिकॉज माई इंटेंशन, माई ऑब्जेक्ट फॉर अग्रीमेंट इज इलीगल. नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंट पार्टीज. सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ पार्टीज एनलिस्टेड है कि वही पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कुछ पार्टीज है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. एंड लास्ट इज फ्री कंसेंट. फॉर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट मस्ट बी डन बाय फ्री कंसेंट. कुछ भी फोर्स या ये नहीं होना चाहिए, जो भी हमने एक्सेप्ट किया है प्रॉमिस जो है वो फ्रीली बाय फ्री कंसेंट बाय आवर ओन विल होना चाहिए. सो विल सी वन बाय वन. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. सो द एंटायर प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, it begins with the proposal or an offer made by one party to another, right. एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर करेगा तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस स्टार्ट होता है. द प्रपोजल मस्ट बी एक्सेप्टेड टू एंटर इनटू अग्रीमेंट. अगर हमने एक्सेप्ट किया ही नहीं वो प्रपोजल, तो वहां पे अग्रीमेंट होने का सवाल ही नहीं आता, राइट. अगर आप एक्सेप्ट करते हो, इफ यू एक्सेप्ट दैट प्रपोजल, देन एंड देन ओनली यू कैन एंटर इनटू दैट अग्रीमेंट. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स फॉर what are the elements for valid offer? That offer, there must be two parties, right. एक ही पार्टी में मैं खुद को कुछ ऑफर कर रही हूँ तो इट इज नॉट वैलिड ऑफर, राइट. देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज. एवरी प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड. अगर मुझे मेरा मोबाइल सेल करना है फॉर 15,000 रुपीज, तो मैंने ये कम्युनिकेट करना चाहिए. मैं बस इतना ही नहीं बोल सकती कि मुझे मेरा मोबाइल सेल करना है, कितने रुपए में, क्या कंसिडरेशन होना चाहिए, each and everything should be communicated. Next, it must create legal relations. illegal object है, illegal offer है, तो ये valid नहीं माना जाएगा. And the last, it must be certain and definite. मैं ऐसा नहीं बोल सकती ना कि मुझे मेरी कुछ लैंड है वो सेल करनी है. What mean by कुछ?
राइट, इट कुड बी 1 एकड़ 2 एकड़, कुछ जो भी है, इट मस्ट बी सर्टन, कुछ नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट, सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, हम ऑफर किस तरह से कर सकते हैं? तो एक्सप्रेस ऑफर, व्हेन एनी ऑफर मेड बाय वर्ड्स इट नोन एज एक्सप्रेस ऑफर। implied offer, implied offer means what? Any offer which made up of otherwise the words, अगर जो भी other mode है वैसे करेंगे तो it is known as implied offer. Next is general offer. General offer means what? Made to the world at large. जैसे अगर मेरे घर पे कोई फंक्शन है तो मैंने जनरल ऑफर की है कि सब लोगों को, आप शाम को दावत है मेरे घर पे डिनर के लिए आ जाइए, पूरे विलेज को, सो दैट इज जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर, when I make a specific offer to a specific person, जैसे मैंने स्पेसिफिक शाम को पूछा है कि तू मेरा मोबाइल खरीदेगा for 15,000 rupees, so that is a specific offer, it belongs to that specific person. क्रॉस ऑफर, नाउ यहाँ पे क्या है, टू पार्टीज आर देयर, दोनों ने भी आइडेंटिकल ऑफर किया है टू ईच अदर, बट इग्नोर, एक दूसरे को ऑफर इग्नोर करके। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास प्लॉट है एंड आई वांट टू सेल दैट प्लॉट टू श्याम, ठीक है, तो मैंने उसको मेल किया कि श्याम, आई वांट टू सेल माय दिस प्लॉट फॉर 1 लाख रुपीज, और श्याम ने मेरा मेल देखा ही नहीं और उसने मुझे मैसेज किया कि आई वांट टू purchase your plot for 1 lakh rupees. Now the offer is identical, but in ignorance of each other's offer. So ऐसे ऑफर अगर होते हैं तो उसको कहते हैं क्रॉस ऑफर। नेक्स्ट इज काउंटर ऑफर। सी अगेन द सेम एग्जांपल, इफ आई टेक सेम एग्जांपल, मैंने शाम को ऑफर दी है कि दैट प्लॉट आई वांट टू सेल फॉर 1 लाख रुपीज, तो शाम कहता है कि नहीं नहीं नहीं, 1 लाख रुपीज बहुत ज्यादा होते हैं, आई विल परचेज दैट प्लॉट फॉर 80,000 रुपीज, ठीक है। तो ये हो गई काउंटर ऑफर, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट शाम ने रिजेक्ट की मेरी जो ओरिजिनल ऑफर थी उसको, एंड ही मेक अ काउंटर ऑफर, राइट। सो व्हेन द ऑफरी ऑफर्स अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन, जो मैंने ऑफर की थी उसमें उसने मॉडिफाई किया या वेरिएशन किया to that original offer, then it is said as counter offer. और जब भी काउंटर ऑफर होती है तो that time a offer, counter offer is a rejection of original offer, right? And the last is standing offer, offer which remains open for acceptance over a period of time. मतलब अगर जैसे पुणे म्युनिसिपैलिटी है कि उनको कोई रोड बनाना है तो दे कैन give a standing offer कि within 1 month you can send your tenders, you can submit your tenders, so ये हो गई standing offer. Okay, so next is acceptance. Now what mean by acceptance? When I want to sell my house, okay, and B want to buy that house for 40 lakh rupees, so B accepted my offer and then only it became a promise, so it is known as acceptance. Thus, the proposal when accepted, then only it becomes a promise. So, legal rules क्या है acceptance के लिए? Acceptance must be absolute and unqualified. मतलब अगर मैं पूरा घर बेच रही हूँ फॉर 40 लाख रुपीज तो एक्सेप्टेंस भी वही होना चाहिए फॉर 40 लाख रुपीज, एब्सोल्यूट होना चाहिए। वो ये नहीं कह सकता मुझे बस बाहर का ग्राउंड चाहिए, ओके, मुझे पूरा घर नहीं चाहिए, बस गार्डन चाहिए, तो ये एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं, right? Next, acceptance must be told to the offerer. Offerer means जो ऑफर कर रहा है। अगर मैं ऑफर कर रही हूँ मेरा हाउस और श्याम इज विलिंग टू परचेस माय हाउस, तो श्याम ने मुझे कहना चाहिए ना, he must be told me। अगर उसने बस अपने मन में ही रखा है कि हाँ मैं घर ले लूंगा, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, राइट? नेक्स्ट, इन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम द एक्सेप्टेंस इज गिवन। अगर मैं आज ऑफर दे रही हूँ कि मुझे मेरा घर परचेस करना है फॉर 40 लाख रुपीज और शाम गिविंग मी एक्सेप्टेंस आफ्टर 2 years, सो इज इट वैलिड? नो, बिकॉज देयर मस्ट बी अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। यस, अगर 3-4 दिन बाद शाम या 1 week बाद इफ ही एक्सेप्टेड माई प्रपोजल इज ओके, बिकॉज दैट इज अ रीजनेबल amount of time, but after 2 years if he is accepting my proposal, that's not a reasonable amount of time.
All right, so next point is consideration. So why do we need consideration in contract? अगर सोचो मैंने मेरा फोन मैं शाम को मुझे सेल करना है, बट मैंने उसको सेल कर दिया और 15,000 रुपीज लिया ही नहीं, मैंने बोला ठीक है चल रहने दे, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ? ये सेल हुआ ही नहीं पहली बात तो. इफ देर इज नो कंसिडरेशन, नो अग्रीमेंट, दैट मीन्स वो गिफ्ट हो गया, राइट? वो सेल हुआ ही नहीं. दैट्स व्हाई कंसिडरेशन इज नेसेसरी. नेक्स्ट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कुछ लोगों को डिस्क्वालिफाई किया है बाय एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो ये कौन कौन से है? विल सी दैट. फर्स्ट इज माइनर्स. ओके, इन सर्टन इंस्टेंस माइनर कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते, बट इन सर्टन कॉन्ट्रैक्ट minor enter into a contract with the help of guardian, okay, with the permission of their guardian, or a contract entered into by a minor or by the minor's guardian for his benefit, उसके benefit के लिए ही होना चाहिए, then it can be considered as a valid contract. तो ये कौन कौन से example है? Contract for marriage entered into by a minor or his guardian, तो ये उसके बेनिफिट के लिए, तो इट इज वैलिड. अगर पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है, माइनर के बेनिफिट्स में है, तो ये वैलिड है. इफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू द माइनर्स प्रॉपर्टी एंटर्ड इनटू बाय हिज गार्डियन, देन आल्सो इट इज वैलिड, जब तक दैट कॉन्ट्रैक्ट इज बेनिफिट फॉर द माइनर. ओके, और अगर अप्रेंटिसशिप है, देन आल्सो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड. And if a contract supplying the minors with goods and services necessary for life, अगर कोई भी लाइफ के लिए नेसेसिटी हो और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में माइनर अगर एंटर करता है, तो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड फॉर कॉन्ट्रैक्ट इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. क्यों? व्हाई लॉ हैज डिस्क्वालिफाइड सच अ पर्सन? अगर सोचो कोई पर्सन है, वो अनसाउंड माइंड है और उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, जबकि अनसाउंड माइंड व्हाट, ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, ही इज नॉट कॉम्पिटेंट, राइट? तो अगर ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो वॉइड डिक्लेयर होगा. ठीक है, बट अगर ये ए पर्सन है, मॉर्निंग में ही इज ओके और इसने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसने उसका फोन सेल किया फॉर 15,000 रुपीज, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एंड एट द इवनिंग ही इज अनसाउंड माइंड, but while doing contract he was sound mind, so that contract will consider as a valid contract. थर्ड इज पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. कुछ पर्सन है जो लॉ ने ही डिस्क्वालिफाई किए हैं, तो ऐसे कौन से पर्सन है? एलियन एनिमी. मतलब अगर दो कंट्रीज है जिनके बीच में वॉर के सिचुएशन है, तो ऐसे इनको कहते हैं हम एलियन कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, ए इज अ सिटीजन ऑफ कंट्री एक्स, ओके, and B is a citizen of country Y. If A orders good from B, ठीक है, the goods are shipped and before they could reach to Y, before they reach to A, again A, X and Y, they declare war. They declare war in between their country. So the contract between A and B will become void. It is known as alien enemy. Next is convict. अगर कोई person convicted है, उसको सेंटेंस हुई है जेल और वो जेल में है, प्रिजनर है, तो उसके साथ जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो वॉइड माना जाएगा, वो नल माना जाएगा, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट मीन्स व्हाट? एनी पर्सन हु इज डिक्लेयर एज अ बैंकरप्ट. अगर कोई पर्सन बैंकरप्ट डिक्लेयर किया तो वो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बट बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ बैंकरप्ट अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वैलिड है. नेक्स्ट इज, अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्री कंसेंट. नाउ फ्री कंसेंट मीन्स व्हाट? कंसेंट इज कंसिडर्ड टू बी फ्री कंसेंट व्हेन द फॉलोइंग फैक्टर्स आर सैटिस्फाइड. कौन कौन से फैक्टर है? इट शुड बी फ्री फ्रॉम coercion, free from undue influence, and it should not done without, contract should be done without fraud, should not be made with misrepresentation, and contract should not be made by mistake. Now coercion means what? Forcefully. अगर आप किसी को गन दिखा के कहते हो गिव मी 20,000 रुपीज और आप दे देते हो, ठीक है, वो पर्सन दे देगा आपको, बट वो अपने इच्छा से फ्री कंसेंट से देगा
नहीं, फ्री कंसेंट से तो नहीं देगा, वो फियर से देगा. So that is not a contract, okay, because it is not under free consent. Next is undue influence. Undue influence means what? किसी influence में अगर आप कोई contract कर रहे हो तो वो भी valid contract नहीं है. जैसे ये X है, इसका हाथ कट गया, he went to doctor, what doctor is saying, don't worry, no problem, मैं इसको ऑपरेट करूंगा, it will grow again. Just what you have to do, you have to execute a deed of giving your whole property to me. अगर आप आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, मैं ऑपरेट करूंगा और ये अगेन ग्रो हो जाएगा. सो ये पर्सन तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है ना, अंडर इन्फ्लुएंस है उस डॉक्टर के, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी मेड थ्रू मिस रिप्रेजेंटेशन. जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए. जैसे मैं बता रही हूँ, मेरी कार है मर्सिडीज, वो मुझे सेल करनी है फॉर 30 लाख रुपीज, और एक्चुअली देखा जाए तो वो कोई डबड़ा कार है, तो ये है मिस रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, मैंने ऐसे कुछ कुछ बता के उसको मिस रिप्रेजेंट करवाया मेरे कार के लिए. एंड द कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी मेड बाय मिस्टेक. मतलब अगर मैं मेरी कार शाम को सेल करती हूँ, ओके, फॉर 80,000 रुपीज, बट मुझे बाद में पता चलता है कि वो कार कल ही चोरी हो गई है, तो इट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट. तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा. मैं शाम को पैसे रिटर्न करूंगी क्योंकि ये मिस्टेक हो गई है. राइट नाउ वी विल सी वन केस लॉ. तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. बहुत इंटरेस्टिंग केस है, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मादास घोष. तो पहले हम समझ लेते हैं ये कैरेक्टर्स कौन है. धर्मादास घोष इज अ माइनर पर्सन. ठीक है, माइनर मीन्स व्हाट, लेस देन 18 ईयर. और कॉन्ट्रैक्ट में कहा है लेस देन 18 ईयर, कोई भी माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. राइट. देन ब्रह्मोदर है, ब्रह्मोदर इज अ मनी लेंडर. नेक्स्ट इज केदार, केदार इज एजेंट ऑफ ब्रह्मोदर. एंड मोहिरी बीबी, शी इज अ वाइफ ऑफ ब्रह्मोदर. तो अब क्या हुआ, धर्मादास घोष जो माइनर है उसने लैंड है मॉर्गेज कर दिया ब्रह्मोदर के पास फॉर 20,000 रुपीज. ठीक है, लैंड मॉर्गेज हो गया. फिर केदारनाथ जो एजेंट है उसने पैसे दे दिए धर्मादास को. बट जब धर्मादास के मदर को ये सारी सिचुएशन पता चली कि धर्मादास एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर लैंड मॉर्गेज एंड ही टुक सम मनी, सो मदर रोट अ लेटर टू केदारनाथ to cancel this contract. Why? Because Dharmadas is a minor person, so cancel this contract. But Dharmadas said, Brahmodar said कि नहीं. What happened? I gave him money, right? तो ये contract cancel नहीं हो सकता. तो lower court में ये matter चला गया. So what court said? This contract is not valid because Brahmadas Ghosh is a minor person. So no need to give money back to Brahmodar. ठीक है. नाउ ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट में जब तक ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, ब्रह्मोदर वाज डाइड एंड उसकी बीबी जो मोहिरी बीबी है उसने ये केस फाइल किया. दैट्स व्हाई द नेम इज मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मादास. सो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा एज अ माइनर वाज द पार्टी. ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट वैलिड. बट अगेन मोहिरी बीबी वो सेड कि हमें कंपनसेशन तो सेट करो, कंपनसेट करो. बट अगेन कोर्ट सेड दैट एज धर्मादास वाज माइनर, right, and you party, this party knows that Dharmadas was minor, then also you enter into the contract, so contract no compensation will be allowed. ठीक है, तो ये केस लॉ थी. आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होते हैं, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का. राइट. So I hope all the concept I have cleared, but even though if you have any doubt, you can ask me. And thank you for your attention. Right. I hope आपको कुछ new information मिली होगी. And thank you for giving me opportunity to share my knowledge with you.